मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन राय गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तिफरा से आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के केमिकल काइनेटिक चैप्टर में से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक और अर्ध आयुकाल की गणना के लिए सूत्र का स्पष्टीकरण करूंगी। तो चलिए हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आखिर हम दर स्थिरांक और अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि आखिर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो हम सभी जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब तात्पर्य अभिक्रिया की दर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर यदि एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं जिसमें ए अभिकारक बी उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जबकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, अतः प्रारंभिक सांद्रता को हमने माना स्मॉल a, जबकि उत्पाद कुछ नहीं बना। कुछ समय के पश्चात, वह समय 30 सेकेंड्स में, कुछ भी सेकेंड्स हो सकते हैं, जितनी अभिकारक की सांद्रता कम होगी उतना ही उत्पाद की सांद्रता बनेगी। तो इस a माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। ठीक, हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती है, अभिकारक के समानुपाती है। अभिकारक किस अभिकारक की, अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होती है। क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पर अभिकारक केवल एक ही है। अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। dx/dt समानुपाती का यह चिन्ह है ए अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के बराबर। ठीक, समानुपातिक चिन्ह हटाने पर हम एक स्थिरांक लगाएंगे, इसे ही हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहते हैं। तो हमारी अभिक्रिया हो जाएगी dx/dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स। a माइनस एक्स कहाँ से आया, रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा था कि अंतिम सांद्रता क्या होगी अभिकारक की, a माइनस एक्स। dx हमने सांद्रता को एक तरफ लिया और dt को दर स्थिरांक के पास भेजा, मतलब पक्षांतर करने पर हमारे पास जो अभिक्रिया बनेगी dx/a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। अब हम यहाँ पे d का यूज कर रहे हैं। d का मतलब है सूक्ष्मतम परिवर्तन, कि आखिर एक सूक्ष्म समय में कितना सूक्ष्मतम परिवर्तन हो रहा है। अब इस सूक्ष्म समय में सूक्ष्मतम परिवर्तन को हम कैसे निकालेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक सेकंड के अंतराल में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे निकालने के लिए हमें एक गणित के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का उपयोग करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं समाकलन। तो यदि हम मान लेते हैं ये अभिक्रिया एक है, इस अभिक्रिया एक में समाकलन करते हैं, समाकलन का चिन्ह ये समाकलन का चिन्ह है और यह सिर्फ उन्हीं राशियों के लिए किया जाता है जो सूक्ष्मतम परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो हमारे पास समाकलन dx/a माइनस एक्स बराबर k क्योंकि स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, इंटू समाकलन dt। ठीक, अब यहाँ पर हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमारे गणित पर आधारित है। हमें यहाँ पर सिर्फ इनका फॉर्मूला देखना है। तो समाकलन dx/a माइनस एक्स का आंसर होता है -ln a माइनस एक्स, इसे हमें ध्यान रखना होगा। इज इक्वल टू dt किसी के सापेक्ष समाकलित नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्थिरांक लगाया c। इस c को हम कौन सा स्थिरांक कहते हैं, समाकलन स्थिरांक। तो सवाल कभी कभी ये उठता है, मैडम आपने यहाँ पे समाकलन स्थिरांक नहीं लगाया, इस साइड में लगाया। तो यह समाकलन किसी सांद्रता के सापेक्ष एक सूक्ष्मतम राशि के लिए निकाला जा रहा है, जबकि यहाँ पर dt स्वयं एक सूक्ष्मतम राशि है। अब बात होती है कि आखिर ये समाकलन स्थिरांक का मान कैसे निकालें। तो समाकलन स्थिरांक के मान को निकालने के लिए हमें बिल्कुल प्रारंभिक सांद्रता में जाना होगा जब हमारा समय 0 सेकेंड है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। तो यहाँ पर हम एक स्थिति का उपयोग करते हैं और वो स्थिति ये है कि हमारी अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुई अर्थात t 0 सेकेंड है, तो सीधी सी बात है उत्पाद बनेगा नहीं, मतलब x की मात्रा भी क्या हो जाएगी, 0। अब t 0 और x 0 को यदि हम इस समीकरण नंबर 2 में मान भरते हैं तो चलिए भरते हैं, -ln a, x की जगह में हमने क्या लिखा, 0 बराबर k, t की जगह में हमने क्या लिखा, 0 प्लस c। तो देखिए c का मान कितना निकल कर आएगा, c का मान होगा -ln a।
तो एक स्थिति का उपयोग करके हम समाकलन स्थिरांक का मान आसानी से निकाल सकते हैं और c का मान आया -ln a। यहाँ पर ln एक इंटरनेशनल लॉग को प्रदर्शित करता है, इंटरनेशनल लॉग को प्रदर्शित करता है। अब c के इस मान को यदि मैं समीकरण नंबर 2 पे रख दूं तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, -ln a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। c की जगह में मैंने क्या लिख दिया, -ln a। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा, यदि मैं -ln a को उठाकर इस साथ और लाती हूँ तो ln -ln a धनात्मक हो जाएगा, यह राशि एज इट इज रहेगी। तो kt बराबर हो जाएगा ln a माइनस एक्स। ln एक प्रकार का लॉग है, इंटरनेशनल लॉग है। जब भी हम किसी सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं और उसमें हम डायरेक्टली जब सूत्र के आधार पर लॉग का उपयोग करते हैं तो कभी भी मैथमेटिकल लॉग नहीं लगाते हैं। सबसे पहले किसका यूज करते हैं, इंटरनेशनल लॉग, जिसे हम ln स्मॉल n और स्मॉल l और स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये लॉग है तो लॉग के हर एक नियम का पालन होगा। हम जानते हैं लॉग का एक नियम log m माइनस log n बराबर हो जाएगा log m बाई n। अतः यहाँ पर kt बराबर हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। बिल्कुल इस सूत्र का हमने यहाँ पर उपयोग किया है। ठीक, अब क्या होगा, इस ln को मुझे मैथमेटिकल लॉग में कन्वर्ट करना है और इस मैथमेटिकल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन है। ln बराबर 2.303 का यदि हम लॉग में गुणा कर दें तो वो किसके बराबर होता है, इंटरनेशनल लॉग के बराबर होता है। अतः kt बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग। अब देखो ये ln हमारे मैथमेटिकल लॉग में कन्वर्ट हो गया, log a अपॉन a माइनस एक्स। t का पक्षांतर करने पे हमें फाइनल जो सूत्र मिलेगा वो है k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, जहाँ k प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, t अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय है, a प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स उस अभिकारक की अंतिम सांद्रता को प्रदर्शित करता है। प्रथम कोटि के दर स्थिरांक की गणना के बाद अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना। तो यहाँ सवाल उठता है अर्धायुकाल क्या है। तो अर्ध आयुकाल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय है। अर्ध यानी 50%, आधा। तो 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायुकाल। हम इसे इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक की अंतिम सांद्रता, रासायनिक अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता जब तक प्रारंभिक सांद्रता की आधी ना हो जाए, अर्थात वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिकारक की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। और जो मैंने परिभाषा आपको बताया उसी को व्यक्त भी किया है कि किसी भी अभिक्रिया का वह समय जिसमें अभिकारक की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह समय क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल। और अर्ध आयुकाल को हम निरूपित करते हैं t हाफ, t और नीचे की ओर हम क्या लगाते हैं 1/2। अब हमने जो परिभाषा लिया है उसका हम प्रदर्शन देखते हैं कि अंतिम सांद्रता को हम जानते हैं a माइनस एक्स से निरूपित करते हैं, प्रारंभिक सांद्रता को a से निरूपित करते हैं डिवाइडेड बाई 2। अभी जस्ट अपन पढ़कर आ रहे हैं कि दर स्थिरांक की गणना के लिए हमारे पास जो सूत्र था k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a हमारा प्रारंभिक सांद्रता थी और a माइनस एक्स हमारी अंतिम सांद्रता थी। तो चूंकि परिभाषा के अनुसार अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो क्या हम a माइनस एक्स की जगह a/2 लिख सकते हैं परिभाषा अनुसार? हाँ। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a/2। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर a/2 क्या है। तो यहाँ पर a/2 अर्ध आयुकाल, वह समय जिसमें हमारी अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। चलिए हल करते हैं। अपॉन के नीचे अपॉन है तो हम जानते हैं अपॉन वाली वैल्यू बटे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है। अतः k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a इंटू 2/2 अपॉन a। a से a कैंसिल हुआ तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2।
log 2 की वैल्यू 0.3010, हमें ये याद करना है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 है। इस log 2 का मान भरने पर हमें मिलेगा k बराबर 2.303 इंटू 0.3010। हल करने पर इन न्यूमेरिक वैल्यू को हल करने पर हमारे पास सूत्र आएगा k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये दोनों को हल करने पर आया, अतः टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के। यदि हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक मालूम है तो हम आसानी से उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कर सकते हैं। अब यह भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कभी कभी कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उसका भी उत्तर यही है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के अभिकारक की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक और अर्ध आयुकाल की गणना हम कैसे करेंगे।